सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। यह प्रश्न सभी बोर्ड्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। लेसन 1 रियल नंबर वास्तविक संख्या का ही ये प्रश्न है और अक्सर बोर्ड्स एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। इस प्रश्न में समझना ज़्यादा है, लिखना ज़्यादा है, इसलिए बच्चों को थोड़ा तकलीफ़ होता है। अगर हम इसके कॉन्सेप्ट को समझ लें तो आसानी से हम इसे लिख सकते हैं और इसको सॉल्व कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। प्रश्न है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसे सिद्ध करना है। तो इसे सिद्ध करने के पहले हम ये समझते हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है और अपरिमेय संख्या क्या होता है। तो परिमेय संख्या, जिसे हम रैशनल नंबर कहते हैं, डिफाइन क्या है कि जो संख्या p/q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ p और q पूर्णांक हो तथा q इज़ नॉट इक्वल टू 0, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। यानी कि जो भिन्न के रूप में लिखा जा सके, p/q के रूप में लिखा जा सके, लेकिन जो हर है q वो शून्य के बराबर ना हो, क्योंकि अगर शून्य के बराबर होगा तो उसका मान निकलेगा ही नहीं। तो वैसी संख्याओं को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं, जैसे 2/3, 5/7, 4। ठीक है, 4 यहाँ हर कुछ नहीं है, q कुछ नहीं है, तो हम लोग अगर हर ना हो तो हम 4/1 भी लिख सकते हैं, तो ये भी परिमेय संख्या में ही काउंट होगा। नेक्स्ट इज़ अपरिमेय संख्या क्या है, इरेशनल नंबर क्या है, अपोजिट इसका, रेशनल नंबर का अपोजिट या परिमेय संख्या का अपोजिट डिफाइन यहाँ पे हम लोग उसको यूज करते हैं कि जो संख्या p/q के रूप में ना लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, जैसे √2, √3, √5। ठीक है, ये सब अपरिमेय संख्या का उदाहरण है। अब ये कैसे अपरिमेय संख्या है उसी को हम सिद्ध करके समझेंगे। समझ में आया ना? तो ये दोनों डिफाइन आपको याद रखना है, परिमेय संख्या क्या होता है और अपरिमेय संख्या क्या होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको सिंपल पहचानने के लिए आता है कि इनमें से कौन परिमेय संख्या है, इनमें से कौन अपरिमेय संख्या है। जब तक आप उसके बारे में समझोगे नहीं, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं रहेगा, तो आप उसे समझ नहीं पाएंगे। आगे अब हम लोग इसको सिद्ध करने के लिए, ठीक है, एक मेथड जिसे हम लोग कहते हैं विरोधाभास विधि या कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, उसको यूज करेंगे। इस मेथड का मतलब क्या है कि जो हमें सिद्ध करना है उसके अपोजिट चीज़ को हम लोग मान के चलेंगे। ठीक है, और लास्ट में यह सिद्ध कर देंगे कि जो हमने माना था वो गलत है, हमारी अवधारणा गलत है, हमने जो माना था वो गलत है, और इस तरह हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन को जब हम लोग सिद्ध करते हैं तो उसको सबसे पहले हम लोग लिखते हैं उसका प्रमाण। पहले तो लिखा है कि सिद्ध क्या करना है वो, उसके बाद प्रमाण यानी कि प्रूफ क्या है। हम विरोधाभास विधि का प्रयोग करेंगे। ये नहीं भी लिखेंगे प्रश्न में तो चलेगा, ये बस आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे इसे लिखा है। ठीक है, विरोधाभास मेथड हम लोग इसमें यूज कर रहे हैं। मान लेते हैं विरोधाभास क्या हुआ कि क्वेश्चन में सिद्ध करना था कि अपरिमेय संख्या है, तो हमने इसे क्या मान लिया, अपरिमेय। परिमेय संख्या सिद्ध करना था तो हम लोग इसे मान लिए परिमेय संख्या है। √3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो जो परिमेय संख्या होता है उसे हम लोग p/q, यहाँ पे हम लोग a/b के रूप में लिख रहे हैं कि अतः इसे ab के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ और ab सहभाज्य या कोप्राइम है। सहभाज्य क्या होता है, वैसी संख्या जो जिसका मौसो 1 हो, जिसका मौसो डिवाइड करने पर वो मतलब किसी से ना कटे, अभाज्य संख्या कह सकते हैं। ठीक है, जिसका मौसो 1 हो उसे हम लोग सहभाज्य संख्या कहते हैं। ये जोड़े में होता है, दो संख्याओं का जोड़ा जिसका मौसो 1 हो उसे हम लोग सहभाज्य संख्या कहते हैं। तो √3 क्या है, एक परिमेय संख्या हम लोग उसको मान लिए, जहाँ तो ये a/b हो गया, जहाँ a/b क्या है, एक सहभाज्य संख्या है। ठीक है, सहअभाज्य संख्या है, कोप्राइम नंबर है। नेक्स्ट हम लोग इसके बाद चलते हैं दोनों पक्ष का वर्क करने पर, यानी कि दोनों साइड वर्क करने पर। याद रखिएगा एक स्टेप को, ये लिखने के बाद हम लोग फिर क्या करेंगे, वर्क करेंगे। तो जब हम लोग वर्क करेंगे तो √3 का स्क्वायर इक्वल टू a/b का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, √3 का स्क्वायर इक्वल टू a/b का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और a²/b² हो जाएगा। अब अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, यदि हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या हो जाएगा, मान लिया 3/1 लिखते हैं तो a² इक्वल टू 3b² हो जाएगा। a² इक्वल टू 3b² होगा, ये आपका मुख्य समीकरण हुआ। इसी पर हम सारा स्टेप्स अब होगा। a² इक्वल टू 3b² हो गया। अब इसे क्या निष्कर्ष निकलता है, a इक्वल टू 3b², इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि a² 3 से विभाज्य है।
ए स्क्वायर किससे विभाज्य है, 3 इसका यहाँ पर क्या आ जा रहा है, गुणनखंड आ जा रहा है, ये 3 से विभाज्य है। अतः ए भी, जब ए स्क्वायर 3 से विभाज्य तो ए भी 3 से विभाज्य होगा। ठीक है, यहाँ आपका एक चीज़ आपका सिद्ध हो गया। यहाँ पर हम लोग ने क्या कॉन्ट्राडिक्शन निकाला कि ए जो है 3 से भी विभाज्य होगा, यानी कि जो ए बाई बी परिमेय संख्या माने थे उसमें जो अंश है वो 3 से विभाज्य होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे का प्रोसेस करते हैं। अब हम लोग मान लेते हैं, माना कि ए बराबर 3k, माना ए बराबर 3k, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे माना ए बराबर 3k, जहाँ k कोई पूर्णांक है, k कोई पूर्णांक है। अब जो पहले हम लोग ने किया वही सेम चीज़ इसके साथ भी करेंगे। दोनों तरफ ए बराबर 3k को मुख्य समीकरण में लिखना है और फिर दोनों तरफ वर्ग करने पर यहाँ पे हम लोग को फिर से दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3k का होल स्क्वायर इक्वल टू 3b स्क्वायर। तो 3k का होल स्क्वायर क्या होगा, 9k स्क्वायर इक्वल टू 3b स्क्वायर। दोनों तरफ अगर हम 3 से भाग देंगे तो क्या बच जाएगा, 3k स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर, 3k स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। तो ये भी पुराने इक्वेशन की तरह आ गया कि 3k b स्क्वायर किसके बराबर है, 3k स्क्वायर के बराबर है। b स्क्वायर किसके बराबर है, 3k स्क्वायर के बराबर है। अब इससे स्पष्ट हो गया कि b स्क्वायर 3 से विभाज्य है और b भी 3 से विभाज्य होगा। तो जैसे a भी 3 से विभाज्य हो गया और b भी 3 से विभाज्य हो गया। अब हमने क्या पाया, हमने ये पाया कि a भी 3 से विभाज्य है और b भी 3 से विभाज्य है। शुरू में यहाँ पर a 3 से विभाज्य हो गया था, ठीक है, और इसके बाद हमने सिद्ध किया कि b भी 3 से विभाज्य है। यहाँ पे हमने ये सिद्ध किया कि b भी 3 से विभाज्य है। ठीक है, तो अब हम लोगों ने क्या इसमें से ये निकाला कि a और b दोनों 3 से विभाज्य है। अतः a और b दोनों में 3 समान गुणनखंड है, यानी कि दोनों का समान गुणनखंड 3 है। लेकिन प्रारंभ में हमने a और b को क्या माना था, सब अभाज्य, यानी कि ये किसी से नहीं कटेगा, केवल एक से कटेगा। तो यह क्या है, विरोधाभास है, यह कॉन्ट्राडिक्शन है। जो हमने माना था उसके लिए उससे ये बिल्कुल विपरीत है, यह विरोधाभास है, कॉन्ट्राडिक्शन है। निष्कर्ष, अतः हमारी मान्यता, अब हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, अतः हमारी मान्यता कि √3 परिमेय संख्या है गलत सिद्ध हुई और √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ है नहीं। अगर हम लोग इसको शॉर्ट में समझना चाहें तो कैसे याद रखते हैं, परीक्षा में याद रखने का ट्रिक अगर आपको मैं बताऊं, अगर इसको याद रखना है आसानी से, ये सब आप लिखोगे तो पूरा मार्क्स आपको मिलता है। ऐसे हम लोग क्या याद करना है, √3 इक्वल टू, ये शॉर्ट में आप याद रख सकते हैं। √3 में इक्वल टू ए बाई बी, ए स्क्वायर इक्वल टू 3b स्क्वायर। यहाँ से क्या निकल गया कि a 3 से विभाज्य है, फिर a इक्वल टू 3k मान लिए तो 9k स्क्वायर इक्वल टू 3b स्क्वायर हो जाएगा, 3k स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। तो b भी 3 से विभाज्य हुआ, a और b दोनों 3 से विभाज्य हुआ। यहाँ पे सहभाज्य होने की शर्त टूट गई, ये विरोधाभास है, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह हम लोग शॉर्ट में इसको याद रख सकते हैं कि इतना ही चीज़ है। ठीक है, इतना ही चीज़ है, यही सारा है, और इसी को हम लोग को बस सेंटेंस के रूप में लिखना है और हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट क्या है कि यदि किसी अभाज्य संख्या p से a स्क्वायर विभाज्य हो तो a p से भी विभाज्य होगा। जो हम लोग लिख लेते हैं a स्क्वायर इक्वल टू 3b स्क्वायर, तो यहाँ पर a स्क्वायर 3 से विभाज्य तो a भी 3 से विभाज्य होगा, ये याद रखना है। और सेम चीज़, ठीक है, पहले तो ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है। सेम चीज़ √2 √3, ठीक है, √5 √7 आदि सभी अपरिमेय संख्या के प्रमाण में हम लोग उपयोग करते हैं। इसको उपयोग करके हम लोग इसको सिद्ध करते हैं। तो अगर हम लोग इन सब चीज़ों को याद रखेंगे तो चाहे वो √2 √3 √5 √7 किसी को भी हम लोग इसी विधि से सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और हम इस तरह इसको सिद्ध कर सकते हैं। धन्यवाद।